एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 5 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हिंदी में कवर थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी पीएम किसान स्कीम के तहत फंड को डिस्पर्स करने वाले हैं। तो इसी के लिए ये न्यूज़ आई है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो याद रखनी है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये लॉन्च हुई है 2019 में। फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है 6000 फार्मर्स को, और ये पर ईयर है 6000। आपको याद रखनी है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये रिलीज़ की जाती है हर 4 मंथ पे। कैसे ये सेंड की जाती है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड से। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहाँ पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होती है कि यूनियन और स्टेट दोनों मिल के फंड को शेयर करती है और वो स्कीम रन करती है, राइट। पर सेक्टर में क्या होती है कि कंप्लीट जो भी फंडिंग रहती है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर के द्वारा वो रिलीज की जाती है। अब इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है, ये उनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये स्कीम में पहले क्या थी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट की जा रही थी जिनकी लैंड होल्डिंग 2 एकर्स है सिर्फ। ठीक है, तो उन्हें प्रोवाइड की जा रही थी 6000, पर अब इसको बढ़ा दी गई है। और जो फार्मर्स हैं उनकी कितनी भी लैंड होल्डिंग होगी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6000 उन्हें पैसे मिलेगी। आपको याद रखनी है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कवर्ड है। बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्ट क्या है? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से क्रॉप की हेल्थ को वो चेक कर पाएंगे फार्मर्स और अपनी यील्ड को बढ़ा पाएंगे हर क्रॉप साइकिल में। और प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की गई है फार्मर्स को, ताकि अगर फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी उन्हें तो उन्हें मनी लेंडर्स के पास नहीं दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर विजिट करेंगे पाकिस्तान को एससीओ की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दो चीज़ के बारे में बात की गई है। एक तो एससीओ के बारे में बात की गई है कि 2015 में लास्ट हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज थी उन्होंने विजिट की थी पाकिस्तान में, राइट। फिर उसके बाद सार्क के बारे में बात की गई कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी भी मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान में 2016 में, पर पाकिस्तान की नाटक की वजह से ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो पाई थी। और ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये कहीं ना कहीं कोलैप्स कर गई, और जिसके वजह से इंडिया फोकस नहीं कर रही है सार्क वाली बॉडी पे, और फोकस किस पे कर रही है? तो बीम स्टैक पे कर रही है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन थी इस आर्टिकल में। हम देखेंगे एक एक करके सार्क और एससीओ के बारे में जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। शॉर्ट फॉर्म है इसकी एससीओ, याद रखनी है आपको। ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश कब की गई? तो 2001 में। और आपको याद रखनी है चाइना और रशिया के द्वारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ लाई गई है। ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में बात की जाए। ठीक है, कवर करती है 80% एरिया यूरेशियन की और 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये याद रखनी है आपको फैक्ट, क्योंकि इस फैक्ट्स में ही चेंजेस करके यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि ऐसी छेड़छाड़ यूपीएससी करती है प्रीलिम्स में। ठीक है, एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 की, आपको याद रखनी है, जो फॉर्म की गई थी 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान के द्वारा। आपको याद रखनी है एससीओ सक्सेसर है शंघाई 5 की, पर किसने इसे इस्टेब्लिश किया है? तो चाइना और रशिया ने 2001 में। बढ़ते आगे। 2017 में इसमें और भी मेंबर्स को 8 स्टेट्स यानी 8 कंट्री को इसके अंदर कुछ कंट्रीज को ऐड करके टोटल 8 कंट्रीज तक ये एक्सपैंड हो गई थी। और आपको याद रखनी है 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है एससीओ को। ठीक है, उसके बाद किसने ज्वाइन किया? तो ईरान ईरान कंट्री ने ज्वाइन किया 2023 में। आपको याद रखनी है बेलारूस कंट्री ने एससीओ को ज्वाइन किया है 2024 में, कुछ मंथ्स पहले। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है एससीओ की? तो बीजिंग चाइना, और सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान
मेंबर कौन कौन है अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ, तो आपको याद रखनी है बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी, या तो बेसिक चीज़ आपसे यूपीएससी पूछ ले, ठीक है, कि क्या ये यूरेशियन या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, ये फैक्ट्स है, इस पे आपसे पूछ ले, ठीक है। और क्या ये सक्सेसर है सांघाई 5 की, ऐसे पूछ ले, या आपसे पूछ लेगी कि कौन कौन मेंबर्स हैं एससीओ के अंदर, या आपसे पूछ लेगी कि कौन सी रिसेंटली कंट्री एससीओ को रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है एससीओ पे, ठीक है, तो आपको याद रखनी है। आप ऐसे ही लॉजिकल बेसिक बेसिक लॉजिकल जो एनालिसिस पावर है, एनालाइजिंग पावर, इसे आप अपनी इंक्रीज कीजिए। ये मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये तीन टाइप की क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है इसमें। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, सार्क शॉर्ट फॉर्म है। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियो पॉलिटिकल यूनियन है स्टेट्स साउथ एशिया की, ठीक है। मेंबर कौन कौन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें पता होना चाहिए कि सार्क 3% वर्ल्ड की लैंड एरिया को कवर करती है और 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, और 5.21% ग्लोबल इकोनॉमी को कवर करती है, ठीक है। ये 2021 के डेटा के हिसाब से है, पता होनी चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, पूछ सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब सार्क की ये फाउंड कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी 1985 में, आपको याद रखनी है। सेक्रेटेरिएट सार्क की कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करती है, तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन ये प्रमोट करती है। अब ये लॉन्च की, इनके द्वारा, सार्क के द्वारा लॉन्च की गई थी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी 2006 में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ये सस्पेंडेड है बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से इंडिया फोकस सार्क पे नहीं, अभी बीमस्टैक पे कर रही है ज़्यादा, जिसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन कहा जाता है। बीमस्टैक भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई इशू नहीं है, आप इसे गूगल ज़रूर करें, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब 18 समिट कहाँ हुई थी, तो 2014 में हुई थी काठमांडू नेपाल में, और 19 समिट होने वाली थी 2016 में पाकिस्तान के द्वारा, पर यह कैंसल्ड हो गई थी। उसके बाद कोई भी फर्दर चेंजेस या एक्शंस नहीं या डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है शार्क में, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड है और इंडिया बिम्स्टेक पे फोकस कर रही है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आई है आर्टिकल, जहां आपको पता होगा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस, 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज अभी डिक्लेयर की गई है, उसमें से एक है मराठी, राइट, उसी पे ये सेलिब्रेशन की जा रही है। हम देख लेते हैं अभी कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में। तो अभी टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई इंडिया की, पहले कितनी थी, 6 थी। कौन कौन, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया। अभी 2024 में मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, ये जो 5 हैं लैंग्वेज, इसे क्लासिकल स्टेटस दिया गया है। आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कौन सी रिसेंटली ऐड की गई है, या पूछ सकती हैं कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, या कौन पहले ऐड हुई थी, कौन लास्ट में ऐड हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तमिल लैंग्वेज ऐड हुई थी 2004 में, उसके बाद संस्कृत हुई 2005 में, फिर तेलुगु कन्नड़ा ये हुई 2008 में, और फिर मलयालम 2013 में, उड़िया हुई 2014 में, और 10 ईयर लेटर आई मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर है। ऐसे आप याद रख सकते हैं 10 ईयर करके, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे याद रखें। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे दो फंड के बारे में बात की गई है, एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और दूसरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये दोनों फंड को हम देखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, और कुछ खास नहीं आर्टिकल में, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, पहले इसे नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड कहा जाता था। फिर जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास हुई, उसके बाद इसका नाम चेंज करके नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड रख दिया गया। अब ये पर्टिकुलर फंड कहाँ प्लेस्ड है, तो ये पब्लिक अकाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसमें ये प्लेस्ड की गई है।
और क्या करती है ये, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी डिज़ास्टर से लड़ने के लिए फ़ंड ये अलोकेट करती है, और ये सप्लीमेंट्री है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड की। यानी नेशनल लेवल पे तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है, राइट, पर स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है। तो अगर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड में पैसे नहीं हैं फाइट करने के लिए डिज़ास्टर्स के लिए, तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड वहाँ पे पैसे भी अलोकेट करती है। बढ़ते हैं आगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ सॉरी रिस्पांस फंड की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के बारे में। ये कब लाई गई थी, तो 1948 में इसे लाई गई थी। और किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब ये क्यों लाई गई थी, ताकि जितने भी डिस्प्लेस पर्सन है पाकिस्तान से जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उसे असिस्ट करने के लिए। और ये फंड अभी करेंटली यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, तो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर को फाइट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, मैनमेड डिजास्टर जैसे कि मेजर एक्सीडेंट्स, एसिड अटैक्स, रायोट्स, ये सब कवर्ड हैं। और फंड कंसिस्ट करती है इंटायरली कैसे, तो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से। इसमें कोई भी बजटरी एलोकेशन या बजटरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को नहीं मिलती है। ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल देते हैं उसी पे ये पर्टिकुलर नेशनल रिलीफ फंड पैसे इकट्ठा करती है। अब डिसबर्समेंट कैसे होती है, तो प्राइम मिनिस्टर की ही अप्रूवल से होगी। और जितने भी डोनेशन पीएमएनआरएफ के द्वारा की जाएगी वो नोटिफाइड है। 100% डिडक्शन होती है टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है जो हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में या तो यूपीएससी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या आपसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में कंपैरिजन में पूछ ले, या तो सीधा सीधा इनके ही बारे में यूपीएससी आपसे पूछ ले। अभी टू स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए। और अभी आपको पता है कि 12% एक्स्ट्रा रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से बहुत अभी फ्लड आई है बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, जिसकी वजह से ये दोनों फंड हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है, एक इमरजेंसी मूवी बनने वाली थी, राइट, तो ये अभी पास होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से, उसी के बाद ये रिलीज़ की जाएगी। यही सारी बातें की गई हैं। अब इमरजेंसी के बारे में देख लेते हैं पॉलिटी के हिसाब से, क्योंकि तो इमरजेंसी के बारे में सबसे पहले तो देखेंगे, तो ये इसकी प्रोविज़न कहाँ मेंशन है, तो पार्ट 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल 352 से 360 डील करती है इमरजेंसी से। अब ये क्यों लाई गई इमरजेंसी की प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ताकि सेफगार्ड किया जा सके सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी जो कंट्री की है उससे। अब इमरजेंसी में क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बन जाती है और स्टेट चली जाती है अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर। बढ़ते हैं आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 3 टाइप की इमरजेंसी। जो इमरजेंसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिविलियन पे होती है, राइट, तो उसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में मेंशन है। कोई इमरजेंसी अगर हो रही है, फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज स्टेट में, उसके वजह से, ठीक है, तो उसे प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कही जाती है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर की जाती है इंडिया में, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट इंडिया में अच्छी, अगर उन्हें थ्रेट हो रही है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को लाई जाती है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, कौन कौन, तो अभी हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी एक होती है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट रूल होती है या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी को, क्योंकि मूवी नेशनल इमरजेंसी पे बनी हुई है, और बाकी जो इमरजेंसी है वो भी आपको पढ़नी है। इस पर सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बाद में ये। ठीक है, और आप पॉलिटी की बुक जो लक्ष्मीकांत से आप अगर इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब 352 आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगर सिक्योरिटी, अगर उन्हें लगती है कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकती है, चाहे वो वॉर से हो या एक्सटर्नल एग्रेशन से हो या आर्म्ड रिविलियन से हो, तब। और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट एक्चुअल अकरेंस से पहले भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब उन्हें लगती है कि ये सिचुएशन सेटिस्फाइड है और बाद में हमें इससे डेंजर हो सकती है, तो।
अब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कही जाती है। और आर्म रेवेलियन पे होगी तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कही जाती है। ये आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपसे पूछ सकती है यूपीएससी की एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर कौन सी चीज़ आती है और इंटरनल इमरजेंसी के अंदर कौन सी चीज़ आती हैं। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और और इंटरनल इमरजेंसी के अंदर आप रेबेलियन। पढ़ते हैं आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है इंटरनल डिस्टरबेंस पहले मेंशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है। आपको याद रखनी है कि किस किस बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी को किया जाएगा। तो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे इसे इशू कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम कर दिया जाएगा, जो बाद में इसे वेग समझा गया और इसे रिमूव कर दिया गया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमें पता होनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट कैसे प्रोक्लेम करेंगे नेशनल इमरजेंसी को, तो वो उन्हें रिसीव करनी होती है रिकमेंडेशन कैबिनेट से। कैबिनेट अगर रिकमेंडेशन अपनी देगी कि हाँ हम नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लागू कर सकते हैं, तभी प्रेसिडेंट उसे लागू करेंगे। तो याद रखनी है, प्रेसिडेंट इसे लागू करते हैं और कैसे, तो रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के, ठीक है, आपको याद रखनी है। कैबिनेट से करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इसे प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं, पूरे कैबिनेट के वहाँ सब सहमति होनी चाहिए। अब नेशनल इमरजेंसी है जो, ये इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। यानी अगर बाद में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे चेक कर सकती है कि जिस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को लाई गई है ये जस्टिफाइंग है या नहीं। अगर वो वेग रहेगी तो उस पर पर्टिकुलर एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। पहले ये इम्यून थी, यानी प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकते थे नेशनल इमरजेंसी को, अगर प्रोक्लेम करते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आते थे, ठीक है, वो बच जाते थे जुडिशियल रिव्यू से। पर इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट से इसे चेंज कर दिया गया है, और अब नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है, प्रोक्लेम होती है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर कम्प्लीटली आती है और सुप्रीम कोर्ट उसे स्क्रूटिनाइज कर सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इमरजेंसी को अगर प्रोक्लेम करनी होगी, यानी इसे लागू करनी होगी, तो बोथ द हाउसेस को पास करनी होती है, दोनों हाउसेस से ये अप्रूव करनी होती है विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर, आपको याद रखनी है। अगर ये पास हो जाती है तो हर 6 मंथ पे दोबारा, हर 6 मंथ के लिए ही लागू होती है, ठीक है। बाद में चाहे तो इसे इनडिफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, आपको याद रखनी है। पार्लियामेंट हर 6 मंथ पे इसे अप्रूव करती है, फिर जाके नेशनल इमरजेंसी 6 पीरियड टाइम मंथ के लिए और बढ़ती है। और ये कैसे ऐड हुई थी, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको याद रखनी है। जब प्रोक्लेमेशन होगी इमरजेंसी की, तो आपको याद रखनी है कि उसे पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। जब स्पेशल मेजोरिटी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रहेगी, तभी ये प्रोक्लेमेशन जो नेशनल इमरजेंसी की है ये पास हो पाएगी, और फिर प्रेसिडेंट उसे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो आपको याद रखनी है 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, उनकी सहमति होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कैसे किया जाता है, कैसे इसे रिवोक किया जाता है, तो प्रेसिडेंट किसी भी समय इसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, पर नेशनल इमरजेंसी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं अगर बस लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे डिसअप्रूव करने के लिए कि अब नेशनल इमरजेंसी नहीं कंटिन्यू होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसे रिवोक कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इमरजेंसी है उसके बारे में आप एक बार गो थ्रू कर ले, या मैं फ्यूचर में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ आप इसे समझ पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे मालदीवियन प्रेसिडेंट अभी मीटिंग करने वाले हैं, इंडिया के 5 डे की विजिट करने वाले हैं 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। इस पे ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी, और इसमें बात की गई है सागर के बारे में, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के बारे में। तो इसे हम देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात की गई कि दोनों कंट्रीज़ को मिलके इसे प्रमोट करनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो सिक्योरिटी फॉर ग्रोथ
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक विजन है इंडियन ओशियन रीजन में। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ के द्वारा, मैरीटाइम नेबर्स जो इंडिया की हैं उससे। तो आपको याद रखनी है कि ये सागर क्या है, पूछ सकती है रिसेंटली न्यूज़ में है ये सागर, ये ये क्या चीज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे चीफ जो एयरफोर्स के इन्होंने कहा कि इंडिया बहुत पीछे है चाइना से अभी डिफेंस इक्विपमेंट में, और इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करनी चाहिए क्योंकि ये वीक एरिया है इंडिया की। तो इस पे बात की गई थी, और इस आर्टिकल में एक चीज़ मेंशन है S-400 एयर डिफेंस, उसे ही हम देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो S-400 मिसाइल सिस्टम, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये रशिया की मिसाइल सिस्टम है। और 2018 या 19 में ये बहुत ज़्यादा एक टाइम पे न्यूज़ में थी क्योंकि रशिया पे कंट्रीज़ ने, यानी यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है। और इंडिया इसे प्रिक्योर करने वाली थी पर वो नहीं कर पाई थी समहाउ। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि S-400 मिसाइल सिस्टम ये रशिया की है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बोली गई कि नेक्स्ट ईयर दो S-4 एयर डिफेंस जो ये पर्टिकुलर मिसाइल है, सिस्टम है, ये इंडिया रिसीव करेगी। तो ये बात की गई है इस आर्टिकल में, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब WHO ने अप्रूव कर दिया है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट को एमपॉक्स के लिए। तो एमपॉक्स के बारे में हम देखेंगे, यही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंकी पॉक्स इसे कहा जाता है, इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो ह्यूमंस और एनिमल दोनों में होती है। सिम्टम्स क्या है, तो रैशेज हो जाती हैं जो फोड़े की फॉर्म यानी ब्लिस्टर की फॉर्म ले लेती है, ठीक है। अगर कम इन्फेक्शन है तो खुद ठीक हो जाएगी हफ्तों में, अगर ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट चाहिए होगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो स्किन से अगर कांटेक्ट हो जाएगी अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, या बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि स्वेट हो गई, और स्वेट हो गई, यूरिन हो गई, सीमेन हो गई, ब्रेस्ट मिल्क हो गई, राइट, और म्यूकस हो गई, स्वेट हो गई, टीयर हो गई। तो ये सारी चीज़ें के कांटेक्ट से आने पे क्या होती है, एम्पॉक्स एक दूसरे में फैल जाती है। अब वायरस कैसे स्प्रेड होती है एनिमल से ह्यूमन में, तो जब कोई इंडिविजुअल है अगर उन्हें इन्फेक्टेड एनिमल बाइट कर लेते हैं या स्क्रैच कर देते हैं, राइट, तो ये ह्यूमन में इंड्यूस हो जाती है। अभी याद रखनी कोई वैक्सीन इसकी डेवलप नहीं की गई है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही अभी इफेक्टिव साबित हुई है और उसी को यूज़ किया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है एमपॉक्स की, आपको याद रखनी है। और एमपॉक्स कहाँ एंडेमिक है, तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एंड याद रखनी कि कहाँ ये एंडेमिक है, ठीक है। और कुछ जो स्मॉल स्पीसीज है मैमल की उसे सस्पेक्ट किया गया है एज अ नेचुरल रिजर्वायर, पर अभी हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसी पर्टिकुलर मैमल से होती है एमपॉक्स। और नाम इसकी मंकी पॉक्स है, कंफ्यूज नहीं होनी है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एमपॉक्स बंदरों यानी मंकी से ही होती है। पहली केसेस कहाँ देखी गई है, तो 1970 में ये देखी गई है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। पढ़ते हैं आगे। अब इस आर्टिकल में ये क्लेड 1 2 दोनों के बारे में मेंशन है, तो आपको याद रखनी है ये एम्पॉक्स स्ट्रेन है। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि रिसेंटली क्लेड 1 या क्लेड 2 देखी गई है न्यूज़ में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन पूछती है अजीबो गरीब वाली यूपीएससी, राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे किम जोंग उन ने थ्रेट दिया है वर्ल्ड को कि नॉर्थ, और ये लीडर हैं नॉर्थ कोरिया के, राइट। इन्होंने कहा कि अगर हमें किसी कंट्री ने परेशान किया, चाहे कोई साउथ में हो या, यानी साउथ का कहने का मतलब है साउथ कोरिया, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट, तो हम भी रिटेलिएशन करेंगे, और हमारी जो मिसाइल है मॉन्स्टर मिसाइल, उससे हम भी खुद को डिफेंड करेंगे। तो अब ये मॉन्स्टर मिसाइल क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, यही है मॉन्स्टर मिसाइल, ये नॉर्थ कोरिया की है, इसे हावा सॉन्ग 17 भी कहा जाता है, आपको याद रखनी है। या मॉन्स्टर मिसाइल ये नॉर्थ कोरिया कंट्री की है, ये इमेज में आप देख सकते हैं। अब यूपीएससी पूछ सकती है आपसे कि रिसेंटली हावा सॉन्ग या मॉन्स्टर मिसाइल देखी गई है न्यूज़ में, तो ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि मिसाइल्स वगैरह, डिफेंस एक्सरसाइज, ओलंपिक्स बुक किसने लिखी है, ये सब बेकार चीज़ें भी यूपीएससी पूछने लगी है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे आप याद ज़रूर रखें।
तो ये सारी डिटेल्स थी कवर द हिंदू न्यूज़पेपर में। उम्मीद करूंगा आपने कुछ नया सीखा है। अगर कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर में कर सकें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।